सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हमने परावर्तन और परावर्तन से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया है। आज हम अपवर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश की एक घटना है। देखिए क्या होता है इसमें कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। परावर्तन में क्या होता था कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से आई और वापस से दूसरे माध्यम में लौटती है। परंतु अपवर्तन में क्या हो रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अपने पथ माने मार्ग से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है, और प्रकाश की इसी घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। परिभाषा दोबारा से सुने कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर माध्यम नंबर 1 दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से, अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, ये चित्र मैं आपके सामने बना रहा हूं। माना कि ये माध्यम है हवा। वायु में से प्रकाश की किरण आ रही है और कांच या पानी का एक पात्र है, उसमें ये प्रवेश कर रही है। तो प्रकाश की किरण जिस एंगल से आ रही है, डैश डैश से मैंने दिखाया, यहाँ इसे आना चाहिए था, परंतु जैसे ही प्रकाश की किरण ने इस कांच में, जो दूसरा माध्यम हमने लिया है, कांच में प्रवेश किया है, वो अपने मार्ग से, जो मूल मार्ग होना चाहिए था, उससे थोड़ी सी विचलित हो रही है, भटक रही है। इस घटना को हमने नाम दिया है अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उसका मुड़ जाना, विचलित हो जाना, भटक जाना अपवर्तन कहलाता है। अब देखिए, अपवर्तन की जो विशेषता है वो ये है कि जब प्रकाश की किरण विरल से, विरल मतलब होता है हल्का, और सघन मतलब घना, जब प्रकाश की किरण विरल से किसी सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है कि वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखो, इस पे जो डाला गया है लंब है, ये लंब है, और लंब की ओर झुक जाती है। इस लंब की ओर किरण झुकेगी कब? जब विरल से सघन माध्यम में आएगी। मतलब जैसे हवा है या निर्वात है, उससे किसी घने वातावरण में, कांच है, पानी है, उसमें प्रवेश करती है किरण, तो अभिलंब की और अंदर की ओर ये झुक जाती है। और जब किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है, देखिए ये सघन माध्यम में कांच या पानी, इससे किरण चली है और ये जैसे ही विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये जो कोण बनता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि अभिलंब से ये दूर हट जाती है। इस कोण की तुलना में, आई की तुलना में आर का मान यहाँ पर अधिक हो जाता है, और इसमें क्या होता है कि आई की तुलना में आर का मान कम हो जाता है। मतलब ये विशेषता है कि जब किरण विरल माध्यम से सघन में चलती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए, इसमें अभिलंब मूल रूप से यहाँ जाना चाहिए था, परंतु जैसे ही ये कांच से हवा में प्रवेश किया है, दूरी पर या कोण से दूर की ओर हट जाती है। तो ये अपवर्तन की घटना है। अब हम जानते हैं कारण इसका कि अपवर्तन की घटना क्यों घटित हो रही है। तो कारण देखिए इसका कि जो प्रकाश की किरण है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग गति से, तीव्रता से प्रवेश करती है, या उसका वेग अलग अलग होता है। जब प्रकाश की किरण सूर्य से चलती है तो वेग अलग है, और जैसे ही किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग अलग होता है। अर्थात वेग में परिवर्तन होने के कारण अपवर्तन की घटना घटित होती है। और आपको याद रखना है कि प्रकाश की किरण का सर्वाधिक वेग सबसे ज्यादा किस में चल सकती है? या तो निर्वात, निर्वात का मतलब होता है जहां पर वायु भी ना हो, या फिर हवा।
हवा में हालांकि थोड़ा सा निर्वात की तुलना में कम स्पीड से चलती है, परंतु दोनों के लिए गणनाओं की दृष्टि से जो मान मानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये हम मानते हैं। प्रकाश की किरण का सर्वाधिक वेग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 नंबर के लिए न्यू टाइप में पूछा जाता है छोटे क्वेश्चनों में आपसे कि प्रकाश की किरण का सर्वाधिक वेग कहाँ पर होता है। तो निर्वात मतलब जहाँ हवा भी नहीं है वहाँ प्रकाश सबसे तेज चलता है, या फिर हवा में, दोनों का मान हम मानते हैं गणनाओं की दृष्टि से 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, अर्थात 1 सेकंड में इतना मीटर प्रकाश की किरण गति कर लेती है। तो इस कारण से, क्योंकि प्रकाश की किरण का जो वेग है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, और उसीलिए ये घटना अपवर्तन की घटित होती है। जब किरण निर्वात में चलती है तो स्पीड इतनी होती है, 1 सेकंड में इतना चलती है, और जैसे ही किसी कांच या पानी में प्रवेश करती है तो स्पीड इसकी कम हो जाती है, और कम होने के कारण यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब हम सघन से विरल माध्यम में किरण को डालते हैं तो सघन माध्यम में स्पीड कम होती है, और जैसे ही विरल में जाती है स्पीड बढ़ने के कारण अभिलंब से दूर बढ़ जाती है। तो एक लाइन में आपको आंसर याद रखना है कि प्रकाश की किरण के वेग में परिवर्तन होने के कारण अपवर्तन की घटना घटित होती है। ठीक है, वेग में परिवर्तन के कारण अपवर्तन होता है। अब देखिए अपवर्तन के 2 नियम हैं, जैसे आपने परावर्तन में पढ़े थे ठीक उसी प्रकार से अपवर्तन के भी नियम हैं। और पहला नियम अपवर्तन और परावर्तन के लिए समान ही है। हमने उसमें लिखा था कि जब परावर्तन में और अपवर्तन में पहला नियम दोनों में समान है, उसमें जो बताया था हमने कि आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, और वहां हमने बोला था परावर्तित किरण, यहां हम बोलेंगे इसे अपवर्तित किरण। ये आपतित किरण है, आपतित किरण अर्थात आने वाली, और ये जाने वाली मतलब घटना घटित होने के बाद जाने वाली, इसे हम नाम दे रहे हैं अपवर्तित, अपवर्तित किरण। तो पहला नियम समान है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं। ये पहला नियम है, जो परावर्तन के लिए भी था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं। ये पहला नियम इसका है। दूसरा नियम देखो कि आपतन कोण, ये जो अभिलंब और आने वाली किरण के साथ बना हुआ कोण है साइन आई, और अपवर्तन कोण, इसको हम नाम दिया है हमने साइन आर। दोनों का मान नियतांक होता है। ये दूसरा नियम है, इंपॉर्टेंट नियम है, नाम से जाना जाता है स्नेल का नियम। वैज्ञानिक का नाम है स्नेल, और स्नेल का नियम इसे कहते हैं। अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्नेल का नियम लिखिए। तो स्नेल का नियम क्या है कि आपतन कोण साइन आई और अपवर्तन कोण साइन आर का मान सदैव नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर नियत। नियतांक या नियत, इसका मतलब ये है कि फिक्स होते हैं, नियत होते हैं, कि ऐसे फिक्स होते हैं कि जैसे हवा से कांच में प्रकाश की किरण आ रही है, और अगर आपने ये कोण 30 का बनाया तो ये अगर 20 का बनता है तो सदैव 20 का ही बनेगा। नियत है, ये फिक्स टेबल होती है इनकी। आपने वायु से किरण को पानी में प्रवेश करवाया है, ये कोण जितने का है, जैसे 30 का है, और ये अगर 18 का बनना होगा तो फिर 18 का ही बनेगा। जब भी आप हमेशा वायु से और कांच में या पानी में किरण को प्रवेश करवाएंगे तो ये फिक्स मान होते हैं। इसलिए हमने कहा है कि साइन आई बटे साइन आर बराबर नियत या फिक्स होते हैं। और स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने इसे प्रतिपादित किया था, तो उसके नाम से जाना जाता है स्नेल का नियम। मैंने बताया आपको, अलग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। स्नेल का नियम को चित्र सहित समझाइए, तो आपको चित्र भी बनाना है कि आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। आपतन कोण साइन आई और साइन आई
साइन आर, इन दोनों का जो मान है साइन आई बटे साइन आर बराबर नियत मतलब फिक्स होता है। तो ये दो नियम है। परावर्तन में हमने 3 नियम पढ़े थे, यहाँ पर 2 ही नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण साइन आई और अपवर्तन कोण साइन आर का मान नियतांक प्राप्त होता है। इसे हमने स्नेल का नियम भी नाम दिया है। तो ये अपवर्तन के 2 प्रमुख नियम थे। अब देखिए अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं हैं जो अपवर्तन के कारण घटित होती हैं। पहली घटना मैं आपके सामने लेता हूं। एक पात्र है और उस पात्र में हमने पानी भर दिया है और उस पानी से भरे हुए पात्र में जब हम एक छड़ को या पेंसिल को रखते हैं तो वो हमें मुड़ी हुई प्रतीत होती है। घटना यह है कि जल से भरे पात्र में किसी छड़ या पेंसिल को रखने पर मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है। प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा किसी जल से भरे हुए पात्र में रखी हुई पेंसिल या छड़ मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है। तो पहली चीज, पहले लाइन में आप आंसर लिखेंगे कि यह घटना अपवर्तन की घटना के कारण घटित होती है। क्या होता है, देखिए कि जल से भरे हुए पात्र में जब हम किसी छड़ या पेंसिल को रखते हैं तो पेंसिल से चलने वाली किरण पहले सघन माध्यम और फिर विरल माध्यम में प्रवेश करती है। जल सघन माध्यम है तो जल से जैसे ये जल से चलती है तो इसकी जो स्पीड है, वेग है, वो 1 है। और जैसे ही बाहर निकलती है तो वायु में होने के कारण, वायु में जाने के कारण इसका वेग बढ़ जाता है। वेग बढ़ जाने के कारण यह अभिलंब से दूर इस तरह से हट जाती है। जिस एंगल से इसे ऐसे निकलना चाहिए था ना भाई, परंतु ज़्यादा टेढ़ी होके निकलती है। और जब हम यहाँ से इसे देखते हैं तो देखने पर हमें ये ऐसे ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देती है। यहाँ से इस तरह से मुड़ी हुई दिखाई देती है। मतलब आप साधारण से एक पात्र में, मग्गे में, गिलास में पानी लेकर उसमें एक पेन को, पेंसिल को, छड़ को भी डाल के देख सकते हैं, वो आपको मुड़ी हुई दिखाई देगी। आपकी अंगुली को डाल के देखेंगे, मुड़ी हुई दिखाई देगी। घटना घटित हो रही है, सीधी सी बात याद रखना है आपको, अपवर्तन के कारण। क्योंकि जो किरणें आ रही है ना वो 2 माध्यमों में प्रवेश कर रही है। पहले किरण वस्तु से टकरा के आएगी किरण, तो वस्तु से चलने वाली किरण पहले सघन माध्यम में और फिर विरल माध्यम में आ रही है। तो अलग अलग माध्यम होने के कारण अपवर्तन की घटना घटित हो रही है, इसलिए वो हमें वास्तविक स्थिति के स्थान पर आभासी स्थिति से आती हुई प्रतीत होती है। अर्थात हमें पेंसिल या छड़ या अंगुली मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये पहली घटना थी। एक और घटना है इसी प्रकार की है कि जल से भरा हुआ एक पात्र है और उसमें एक सिक्का रखा हुआ है। जल से भरे हुए पात्र में सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो सेम घटना है, अपवर्तन के कारण ही घटित होती है। पात्र आप खाली पहले चेक कर सकते हैं कि एक खाली पात्र लें और उस खाली पात्र में एक सिक्के को डाल करके और ऐसे एंगल को ऐसे दूर से देखने का प्रयास करें जहाँ तक दिख रहा है, उसके बाद के अब दिखना बंद हो जाता है, वहाँ आप उसे रोक देते हैं। और रोकने के बाद अब उसमें उस पात्र में थोड़ा सा पानी डालते हैं। जैसे ही आप पानी डालेंगे सिक्का आपको यहाँ भी दिखाई देने लग जाएगा। तो सिक्का दिखाई देने का कारण यहाँ भी अपवर्तन की घटना है कि जब किरण जो हमें, जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं ना भाई, अब हमें अभी नहीं दिखाई दे रहा है जब पात्र खाली है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो किरणें जा रही है वो एक ही एंगल से सीधी निकल के जा रही है और हमारी आंखों तक नहीं पहुंच रही है, हमें नहीं दिख रहा है। अब क्या होगा, जैसे ही पात्र में पानी डाल देते हैं तो ये जो किरणें हैं वो सघन माध्यम और सघन के बाद अब विरल माध्यम में जाएगी। तो विरल माध्यम में जाने पर ये इस तरह से मुड़ जाएगी और मुड़ने पर हमारी आंखों से हम जब देखेंगे
तो ये सिक्का वास्तविक के स्थान पर इस आभासी स्थिति पर उठा हुआ दिखाई देगा या हमें दिखाई देने लग जाएगा। तो वास्तविक स्थिति तो यहाँ है, आभासी स्थिति से सिक्का हमें दिखाई देगा अपवर्तन की घटना के कारण। जैसे ही आप पात्र में से जल को हटा देंगे वापस वो आपको उस स्थिति से दिखना बंद हो जाएगा। तो जो दूसरी घटना है उसका भी कारण यही है कि जल से भरे हुए पात्र में जब हम एक सिक्के को रखते हैं तो सिक्का ऊपर उठा हुआ अपवर्तन की घटना के कारण दिखाई देता है, क्योंकि सिक्के से चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें पहले सघन माध्यम में प्रवेश करती है और जैसे ही सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है अभिलंब से दूर हट जाती है। इसलिए ये हमें वास्तविक स्थिति के स्थान पर आभासी स्थिति से आती हुई दिखाई देती है और सिक्का आभासी स्थिति पर ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ये दूसरी घटना थी। तीसरी एक और घटना है, ये इन दोनों की तुलना में इंपॉर्टेंट है कि सूर्य उदय और अस्त होने से पहले सूर्य का दिखाई देना। ये देखिए पृथ्वी है और ये पृथ्वी का क्षितिज बिंदु है, अर्थात वह स्थान वह दूरी जहां पर हमें पृथ्वी और आसमान दोनों मिलते हुए प्रतीत होते हैं। अब देखिए घटना में क्या हो रहा है, ये सूर्य है और सूर्य क्षितिज से नीचे है। इस स्थान पर जब सूर्य है तो यहां से प्रकाश की किरण इस तरह से पृथ्वी की तरफ चल रही है, ठीक है। और इन किरणों को पृथ्वी से ऊपर की तरफ, क्योंकि एंगल से जाएगी ना, ये तो जिस एंगल से आ रही है तो ऐसे के ऐसे ही ऊपर से निकल जाना चाहिए था, परंतु होता क्या है कि यहाँ पर वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना होती है, अर्थात वायु ही वायु में दो अलग अलग माध्यम बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि सूर्य के जो समीप वाली वायु है, या तो यहाँ पे निर्वात है, वायु है ही नहीं, उसके बाद विरल वायु है, मतलब हल्की। और जैसे ही पृथ्वी तल की हम बात करते हैं, पृथ्वी तल की वायु सघन होती है, मतलब घनी होती है, अर्थात ये किरणें जो विरल वायु से चलती हुई पृथ्वी के समीप आती है, पृथ्वी पर सघन वायु होने के कारण किरणों का अपवर्तन हो जाता है ऐसे। और अपवर्तन की घटना होने के कारण किरणें पृथ्वी की ओर झुक जाती है, जबकि वास्तव में इनको इधर निकल जाना चाहिए था, परंतु ये किरणें वायु घनी होने के कारण पृथ्वी के समीप आने पर पृथ्वी की ओर झुक जाती है। और पृथ्वी की ओर झुकने पर ये हमें इस तरह से ऊपर से आभासी स्थिति से आती हुई प्रतीत होती है। और जब हम पृथ्वी से देखते हैं ना, तो ये सूर्य क्षितिज से नीचे है, वास्तविक रूप में तो ये दबा हुआ है, नीचे है, परंतु फिर भी आभासी स्थिति पर दिखाई देने लग जाता है। और इस घटना में अर्थात सूर्य यहाँ से और यहाँ वास्तविक रूप में आने में 2 मिनट का टाइम लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपवर्तन की, वायुमंडलीय अपवर्तन की इस घटना के कारण दिन की लंबाई में 4 मिनटों की वृद्धि होती है। कंपटीशन एग्जाम के लिए पूछा जा चुका है कई बार कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिन की लंबाई में कितनी वृद्धि होती है, 4 मिनटों की होती है। क्योंकि अगर ये घटना नहीं होती तो ये सूर्य 2 मिनट बाद यहाँ पर आता, तब जाके हमें दिखाई देने लगता, ठीक है। हालांकि गति पृथ्वी कर रही है, बाकी हम समझने की दृष्टि से कि भाई सूर्य यहाँ क्षितिज से ऊपर आने वाली स्थिति, गति तो पृथ्वी करेगी ना, तो ये यहाँ से और यहाँ आने में 2 मिनट का टाइम लगता है इसे, तो 2 मिनट बाद दिखाई देने लगता। और अस्त होने के बाद भी यही काम होता है कि जब सूर्य यहाँ तक चला जाता है, क्षितिज से नीचे स्थिति में आ जाता है, तब भी 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। तो दिन की लंबाई में कुल 4 मिनटों की वृद्धि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है, ठीक है भाई। हो क्या रहा है, आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य उदय और अस्त होने से पहले ही क्यों दिखाई देने लग जाता है, तो आंसर आप लिखेंगे कि सूर्य उदय और अस्त होने से पूर्व
वायुमंडलीय अपवर्तन या अपवर्तन की घटना के कारण दिखाई देने लग जाता है। जब सूर्य क्षितिज से नीचे होता है तो क्षितिज से चलने वाली प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से चलती हैं और जैसे ही पृथ्वी के समीप आती है, पृथ्वी तल की वायु सघन होने के कारण इन किरणों का अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन होने के कारण किरणें पृथ्वी की ओर झुक जाती हैं, जिससे ये किरणें वास्तविक स्थिति के स्थान पर आभासी स्थिति से आती हुई प्रतीत होती है और सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति के स्थान पर आभासी स्थिति से दिखाई देने लग जाता है। इस घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कह रहे हैं और इस घटना के कारण दिन की लंबाई में 4 मिनटों की वृद्धि होती है। सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले और अस्त होने के 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ये तीसरी घटना थी जो आपने पढ़ी है। एक और घटना है, ये चारों घटना इसकी जो है वो अभी हो जाएंगी। चौथी घटना है कि रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं। वो भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही हो रहा है कि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से जो तारों की दूरी है वो काफी अधिक है। ठीक है भाई, और क्या होता है कि जब इन तारों से प्रकाश की किरण चलकर पृथ्वी तक आती है तो वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाता है। क्या होता है कि यहाँ पर वायु विरल है, फिर सघन परत आती है ना। तो विरल और सघन परतें आने के कारण अपवर्तन की घटना, वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना होती है। और तापमान में भी अंतर है, कई परतों के तापमान भी, टेम्परेचर भी अलग अलग है, उनसे भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। तो ये किरणें जो सूर्य हमें तारों से चलकर और पृथ्वी तक आ रही है वो वास्तविक के स्थान पर कभी आभासी और कभी वास्तविक स्थिति से आती हुई प्रतीत होती है। इसलिए तारे हमें कभी वास्तविक स्थिति पर और कभी आभासी स्थिति पर दिखाई देने लगते हैं, अर्थात ये टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। जब हम देखते हैं ना, जो समीप के तारे होते हैं ना वो नहीं होते हैं, ज्यादा दूरी के तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। कारण यही है कि तारों से चलकर जब प्रकाश की किरण आती है तो वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजरना पड़ता है। इन परतों के तापमान और घनत्व अलग अलग होने के कारण किरणें कभी आभासी और कभी वास्तविक स्थिति से आती हुई प्रतीत होती है, अर्थात तारे हमें इसी घटना के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। और जो समीप होते हैं तारे या ग्रह, वो एक ही स्थान पर चमकते हुए दिखाई देने का कारण ये है कि इनसे, जैसे कोई समीप है पृथ्वी के, तो अपवर्तन की घटना तो होती है परंतु इतनी कम होती है कि वो हमें एक ही स्थिति पर दिखाई देते हैं। इसलिए समीप स्थित तारे या ग्रह एक ही स्थान पर टिमटिमाते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं, जबकि दूरी पर स्थित टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। दोबारा से आप देखें, प्रश्न में पूछा जाएगा कि रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं। तो आपको लिखना है कि तारे पृथ्वी तल से काफी अधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं और जब तारों से चलकर आने वाली प्रकाश की किरण पृथ्वी तक पहुंचती है तो पृथ्वी वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर उसे गुजरना होता है। इन परतों के घनत्व और तापमान अलग अलग होते हैं, इसलिए किरणों का अपवर्तन होता रहता है और किरण जो तारे से चलकर आई है वो कभी आभासी और कभी वास्तविक स्थिति पर दिखाई देती है, इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये चारों घटनाएं जो अपवर्तन पर आधारित हैं, अपवर्तन से संबंधित है, वो आपके सामने संपन्न हुई है। ठीक है, धन्यवाद।